हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, तो मैंने एनसीईआरटी शुरू किया है, जिसके 2 लेसन हो चुके हैं। मतलब एक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर दूसरे का आज ये सेकंड सेशन है। इसके पहले के सेशन हो चुके हैं, आप उसको पीछे के वीडियो में जाके देखिएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 के नाम से होगा। तो आपके बीपीएससी तैयारी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर अभी जो ये टॉपिक चल रहे हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि संतुलित आहार क्या होता है और पोषक पदार्थ क्या होते हैं। इसी क्रम में आज हम आते हैं खनिज लवण पे। ठीक है, हम खनिज लवण जानते हैं क्या है खनिज लवण, कैसे क्या करता है। ठीक है, तो खनिज लवण आपके शरीर में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये रक्षा करता है हमारी, मतलब चोर और डाकुओं से नहीं, ये हमारे इस शरीर की रक्षा करता है। ये कोई ऊर्जा तो हमें नहीं प्रदान करता है, पर ये शारीरिक शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कुछ खनिज लवण हम देखते हैं और उसके स्रोत देखते हैं कि हमें वो कहाँ से क्या उसके स्रोत हैं प्राप्त होने के। ठीक है, तो पहला आता है कि आयरन। आयरन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन की कमी से आप लोग जानते हैं कि हमें एनीमिया होता है, जिसको हम आरक्तता कहते हैं। मतलब खून की कमी अगर हमारी बॉडी में होता है तो उसको हम आरक्तता कहते हैं। ठीक है, तो आयरन हम पढ़ते हैं। आयरन का स्रोत क्या होता है? हरे पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जियां आयरन के प्रमुख स्रोत होती हैं, सोर्स होती हैं। तो जैसे कि पालक हो गया और कई तरह की जो साग वाले पत्ते वाले साग होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे आयरन हमें प्रदान करती हैं। तो ये हो गया। फिर आता है कैल्शियम। आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? दूध, अंडे, दालें और मांस। जी हाँ, दूध कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अंडा हो गया, दाल हो गया और मांस से। ठीक है, फॉस्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा। फास्फोरस दूध से, हरी सब्जियों से, बाजरा से, हमें बाजरा से बहुत ही पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं आयोडीन। आयोडीन, जैसा कि आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, और समुद्री भोजन कुछ होते हैं जो आयोडीन के स्रोत होते हैं, जैसे कि लैमिनेरिया एक मतलब आयोडीन रिच सोर्स होता है, जो कि एक समुद्री भोजन है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे नमक मार्केट में मिलते हैं, डुप्लीकेट, ज़्यादातर नमक जो हैं वो डुप्लीकेट ही होते हैं, उससे हमें आयोडीन की पूर्ति नहीं होती है। पर हम मानते हैं कि टाटा जो आता है, टाटा, टाया नहीं, टाटा, ठीक से पढ़िएगा, तो वो नमक शुद्ध माना जाता है, जिसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और नमक की माने तो हमें जो सेंधा नमक कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो शुद्ध होता है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि जल। हमारे संतुलित आहार में एक जल आता है। तो जल के बारे में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% जल से बना हुआ है। जी हाँ, आप सोचेंगे 70% जल से? जी हाँ, तो ह्यूमन बॉडी आपकी 70% जल से बना होता है। तो जल का एक प्रमुख स्रोत, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जल से बना है, 70% इसमें जल है हमारी बॉडी में, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता होगा, एक काम होता होगा आवश्यक उसका। तो क्या है, हम देखते हैं। जी हाँ, तो आपका तापमान संतुलन। जी हाँ, आपकी टेम्परेचर बैलेंस करता है बॉडी का। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करता है क्या? जल। ठीक है, फिर पोषक पदार्थों का स्थानांतरण। जो पोषक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये इसका जो मतलब जल है, वो हमें हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक
पहुंचाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया तापमान संतुलन, दूसरा पोषक पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब कि स्थानांतरण माने कि हमारे शरीर में जल के द्वारा ही हमारे जो भोजन से हमें पोषक पदार्थ मिले होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जल के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। जी हाँ, ये हो गया आपका। तो आप समझ पाए होंगे कि जल का क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल था। अब हम कहेंगे सिर्फ जल नहीं, आपका कोई भी ऐसा लिक्विड चीज़ होना चाहिए जो आपके स्थानांतरण को कंटिन्यू कर सके। जैसे कि आप चाय मान सकते हैं, कॉफ़ी मान सकते हैं, या कोई पेय पदार्थ ऐसा, जूस वगैरह, ये सब आपके ऐसे जल में आएंगे जो आपके स्थानांतरण में सहायक होते हैं। जी हाँ, ये आपका जल का था। फिर हम आते हैं रूक्षांश। रूक्षांश बहुत कैसा नाम है, सुना हुआ सा कि नहीं, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो रूक्षांश होते हैं खाद्य रेशे। क्या होते हैं? खाद्य रेशे, या हम इनको आहारी रेशे भी कहते हैं। खाद्य रेशे मतलब ऐसे भोजन, फल, सब्जियां जिसमें रेशे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेशे। तो उनको हम रूक्षांश भी कहते हैं, खाद्य रेशे भी कहते हैं, और आहारी रेशे भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं ये रूक्षांश कौन सा एलिमेंट है, क्या करता है। तो रूक्षांश वो है कि हमारे शरीर में जो हम कुछ भोजन खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मतलब वो पचते नहीं हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेबल होते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हम खा लेते हैं, पर वो अपचित है तो उसको बाहर भी निकलना है। तो ये जो रूक्षांश होते हैं स्पेशली वो अपचित भोजन को बाहर हमारे शरीर से निकालते हैं। वो रेशे टाइप के होते हैं, वो जो अपचित भोजन होते हैं, चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उसको अपने में लपेट लेते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो रूक्षांश का काम शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालना, सिंपली। ओके, फिर हम आते हैं कि भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग उसको नष्ट कर देते हैं बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में, या फिर कैसे भी। तो हम देखते हैं कि उनके पोषक तत्वों को जो हमारे भोजन में अवेलेबल होते हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है। एक हद तक हम उसको बचा सकते हैं। जी हाँ, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, और आज से आप सब लोग हमारे पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाएंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं क्या क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें बची रहेंगी, पोषक तत्व, और भोजन हमारा स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है आपका अधिक जल में पकाना। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भोजन को अधिक जल में नहीं पकाना है। ये सब सारी चीज़ें आपको पॉइंट में पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, कि आपके पोषक तत्व कैसे नष्ट हो सकते हैं या कैसे नहीं नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो भोजन को अधिक पानी में नहीं पकाना है। लाइक चावल है, चावल में मैंने इतना पानी डाल दिया कि वो जब उबला तो उसके ऊपर से पानी के साथ उसके पोषक तत्व भी क्या हुए, बह गए। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, उसको बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पकाना है। फिर सब्जी एवं फल के दूसरा अत्यधिक तापमान पर पकाना। खाने को, हमें भोजन को ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं पकाना है, उसको धीरे धीरे पकाना है। नहीं तो ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाने से क्या होता है, हमारे पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको खाने में कोई फ़ायदा नहीं है हमें। भले ही वो स्वादिष्ट लगता है पर उसके पोषक पदार्थ ऑलरेडी जल चुके हैं। जी हाँ, तीसरा था सब्जी एवं फलों के मोटे छिलके। हम देखते हैं हम आलू छील रहे हैं, एकदम उसको चिकना कर डालेंगे जैसे उससे हमें प्रदर्शनी में ले जाना है दिखाने के लिए, नहीं, उसको हमें हल्के हाथों छीलना है और फिर
उसको धो के काट लेना है, उसके छिलके नहीं उतारने। बहुत सारे लोग जैसे हरी सब्जियां कुछ कुछ होती हैं उसके छिलके छील डालेंगे, नहीं, वो जहर नहीं होता है, वो इनफैक्ट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो ये हो गया। फिर आते हैं कि छिले एवं सब्जियों फल को धोना। सब्जियों एवं फल को बहुत लोग छीलेंगे उसके बाद धुलेंगे, जैसे सेब हो गया या बहुत सारी सब्जियां, लौकी, कटहल, ये सब छील के उसके बाद वो उसको क्या करेंगे, सब्जियों एवं फल को धोएंगे, फिर उसको मतलब काटेंगे फिर धुलेंगे। नहीं, पहले छिले हुए सब्जियों एवं फल को धोना नहीं चाहिए, उसको पहले धुल लीजिए फिर उसको काटिए, काटने के बाद नहीं धुलना है। उसके बाद पांचवा आपका हो गया दाल एवं चावल को बार बार धोना। बहुत से लोग दाल और चावल को इतना घिसेंगे कि वो उसके सारे पोषक तत्व चले जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको बस खाना है, वो जहर नहीं होता है कि उसको हमें धुलना है, धुल ही डालना है एकदम नहीं। तो हमें दाल और चावल को एक दो बार हल्के हाथों धुल के उसको पका लेना है। तो इस तरह आपके पोषक तत्व बचे रहेंगे और आपका भोजन पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होगा, जो कि हमारी प्रायोरिटी है। ओके, ये हुआ। फिर हम आते हैं कि मोटापा। व्हाट इज़ मोटापा? मोटापा क्या है? तो आजकल तो भाई मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए आ गई हैं, जैसे कि मोमोज, समोसा, चाउमीन, बर्गर, ये सब सारी चीज़ें, और हम अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अधिक वसायुक्त भोजन को जब हम खाते हैं तो जो हमारा वज़न बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाता है, उसी को हम मोटापा कहते हैं। आप लोगों को पता होगा नॉर्मली। तो जैसा कि वसा, आप सोचते होंगे वसा क्या है? तो वसा मैंने पहले के सेशन में बताया हुआ है बाबू, कि वसा होता है वो जो कि हम जैसे लाइक हम टिफ़िन में बचपन में ले जाते थे ना टिफ़िन, अब तो फिर से टिफ़िन जाना शुरू हो गया है। तो जो हम रोटी लपेटते हैं सिंपल पेपर में या फिर इको पेपर में, सब्ज़ी रखते हैं उसी में, तो हम जाके देखते हैं ना, जब हम पेपर निकालते हैं तो कहीं कहीं सब्ज़ी या तेल का स्पॉट उस पेपर में बन जाता है। तो वो जो स्पॉट बना हुआ होता है वो ही क्या होता है, वसा। तो वो सब सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये मोटापा हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट की चीज़ें, ऐसी सब सारी चीज़ें बहुत कम हमें खाना चाहिए। तो आपने मोटापे के बारे में जाना। तो जब हम वसायुक्त भोजन खाते हैं तो हमारा वज़न एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाता है, इसी को हम मोटापा कहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है, अभावजन्य रोग। जी हाँ, अभावजन्य रोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सेशन में इस वाले। तो ऐसे रोग हम शॉर्ट में एक अगर एग्ज़ाम्पल या डेफिनेशन करना चाहें, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या, ऐसे रोग जो हमारे भोजन में संतुलित हमारे भोजन जब संतुलित नहीं होते हैं, मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन नहीं होते हैं, उसकी कमी होती है, तो इस केस में जो डिज़ीज़ हमको होते हैं उसको अभावजन्य रोग बोलते हैं। जी हाँ, तो ऐसे रोग जो हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी से होते हैं, उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ओके, आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे अभावजन्य रोग क्या है। मतलब जिस भोजन में हमारा जो भोजन संतुलित नहीं होता है, अब संतुलित नहीं होता है तो मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आज नहीं पाए जाते हैं, और इस केस में हमें कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ रोग होते हैं, तो उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब इन सब सारी चीज़ों के अभाव में हमें रोग हो जाता है। कुछ अभावजन्य रोग यहाँ पे हैं। पहले विटामिन व खनिज लवण की कमी से जो रोग होते हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है। विटामिन ए, हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन ए। विटामिन ए ये जो है
क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो इसकी कमी से हमें दृष्टिहीनता इज़ द मेन ये डिजीज़ होती है इसकी। तो इसके लक्षण है कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, हमें विटामिन ए की चीज़ें रेगुलर बेस पे लेनी है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर हो गए, ये सब सारी चीज़ें हमें निरंतर कंटिन्यू लेना है, कभी भी नहीं बंद करना है। जिसको आप देखते हो कि कम दिखाई देता है उनको विटामिन ए की कमी होती है। समझ गए आप। अब विटामिन बी आप पढ़ेंगे। विटामिन B1 बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी। तो इससे आप समझ जाएंगे आसानी से कि कभी कभी नाम पूछ लेता है बी का क्या नाम है, तो बेरी बेरी। तो इसके लक्षण क्या होते हैं बेरी बेरी के? दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारी पेशियां बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिससे हमें काम करने की ऊर्जा में ऑब्वियसली कमी लगेगी, हमें लगेगा नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये विटामिन बी हो गया। विटामिन सी देखते हैं, स्कर्बी, सी फॉर स्कर्बी। आप खुद से एक मतलब सोच लीजिएगा, सी से स्कर्बी हो सकता है, तो ऐसे आप याद रखना इसको। तो स्कर्वी से क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं उनसे कभी कभी ब्लड आने लगते हैं, खून निकलने लगता है, और घाव भरने में समय लगता है, हमें कहीं चोट लग जाती है, अगर वो जल्दी से सेटअप नहीं हो पा रहा है, घाव नहीं बन पा रहा है, मतलब कि हमारे अंदर विटामिन सी की कमी है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, विटामिन सी बहुत अच्छा स्रोत है, जैसे कि संतरा, आंवला, नींबू, इन सब सारी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए विटामिन सी प्राप्ति के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं कि विटामिन डी में हम देखेंगे कि इसकी कमी से हमें रिकेट्स होता है। याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो अस्थियों का रिकेट्स अस्थि से मतलब कि बोन से रिलेट करता है। बिल्कुल अस्थियों का मुलायम हो जाता है और मुड़ जाता है, उस केस में हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब हड्डियों से संबंधित चीज़ें। तो हमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, और अगर मुड़ गया, फिर आप जानते हैं कि अस्थियाँ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और अस्थियाँ मुड़ जाती हैं मुलायम होकर। फिर होता है आपका कैल्शियम अस्थियों और दंतक्षय। जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी अस्थियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए, पर पर्याप्त मात्रा में, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए हमारे अंदर कैल्शियम का, जो कि हमारी अस्थियों और दंतक्षय को मेंटेन रख सके। तो दंत अगर हमारे टूटते हैं थोड़े बहुत उसके पार्ट या गिरते हैं, मतलब कि कैल्शियम की कमी से। और फिर अस्थियां को मजबूत होने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर हम आते हैं आयोडीन से क्या होता है? घेंघा ग्वाइटर, ओके। फिर इसकी लक्षण क्या है? आपने देखा होगा गांव में या कहीं भी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके गले पे एक बड़े से ऐसे, मतलब नॉर्मल साइज में फूला हुआ होता है, स्वेलिंग होती है ऊंचा सा खूब, तो उसको हम घेंघा कहते हैं, ओके। घेंघा रोग। तो आयोडीन हमें लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, आयोडीन युक्त नमक समुद्री भोजन कुछ होते हैं, जैसे कि लैमिनेरिया, उससे हमें आयोडीन प्राप्ति होती है, उसको हमें खाना चाहिए, ओके। ये हो गया आपका। और आयोडीन की कमी से बच्चे मानसिक रूप से जो है वो विकलांग हो जाते हैं, जैसा कि हम कहते हैं मोटी बुद्धि का है, तो वो आयोडीन की कमी से ये कमी भी हो सकती है बच्चों में, ओके। फिर हम आगे चलते हैं। लो मतलब कि आरक्तता। तो लो क्या है? आयरन, ओके। आयरन मैन अगर हम बनेंगे तो हमें आरक्तता नहीं होगी। आयरन वोमेन भी बनना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तो बनना
आयरन ओमन ही है, क्योंकि महिलाओं में आरक्तता की समस्या काफ़ी होती है, ठीक है, एनीमिया जिसको हम कहते हैं। तो उनको आयरन पालक वगैरह रेगुलर बेस पे या फिर लोहे के बर्तन में बनी चीज़ें, उससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है। और आरक्तता हम इसको ही कहते हैं, अगर हमारे शरीर में सब खून की कमी होती है पर्याप्त, तो हम आरक्तता उस केस को कहते हैं। और इससे हमें कमजोरी, जैसे खून नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमें कमजोरी महसूस होगी। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन की कमी होने पर कुछ रोग होते हैं, ठीक है। अगर भोजन में एक बहुत थोड़ा सा पर्याप्त कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है प्रोटीन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन एक मतलब ग्रोथ रेगुलेटर है। तो अवरुद्ध सबसे पहले क्या होगी, वृद्धि अवरुद्ध होगी हमारी। अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में कम है हमारे भोजन में, हमारे शरीर में, तो सबसे पहले वृद्धि का अवरुद्ध होता है। उसके बाद चेहरे में सूजन आ जाती है। इसको आप याद रखेंगे, एक एक NCERT में आपके सेम लिखा हुआ है। बालों के रंग का उड़ना, मतलब आपके बाल के रंग उड़ जाएंगे, बाल आपके गिरेंगे, जैसे कि बालों की केराटिन प्रोटीन हम लेते हैं ना बालों के लिए, तो वही है। फिर त्वचा की बीमारियां, बहुत सारी त्वचा की बीमारियां जो होती हैं वो प्रोटीन की कमी से हमें होने लगेंगी। ओके, अब देखते हैं कि अगर प्रोटीन तो प्रोटीन था, पर अगर उसके साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई लंबे समय तक, तो दोनों मिलके तो भाई बहुत ही तांडव मचाने वाले हैं। तो आपको दोनों पर्याप्त मात्रा में लेनी है। पहला आता है, फिर क्या होगा जब दोनों भाई मिल जाएंगे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह, जिसके भी ऊपर ये दोनों आ गए, मतलब लंबे समय तक नहीं मिले उसको, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। जी हाँ, व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तार बिजली के पतले जैसा हो जाएगा। फिर वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चल नहीं पाएगा। तो अगर कोई दुर्बल हो जाएगा, पतला हो जाएगा एकदम तार जैसे, तो वो ऑब्वियसली वो चल नहीं पाएगा। तो यही आज का हमारा सेशन था। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही NCERT सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रेगुलर ये साइंस का आपको कराना चाहूँगी BPSC TRE के लिए। और अगर आपको PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे आएंगे तो आपको सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं उपस्थित होंगी NCERT सीरीज़ क्लास 6 के साथ। जी हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।